Yeah, hi students. Students, today we are starting with a new topic in financial accounting, investment accounting. It is governed by Accounting Standard 13, AS 13. अभी क्या है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग? लेट अस अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, अपने पास या बिजनेस में बेसिकली इफ वी हैव सरप्लस मनी, तो वो पैसे को ऐसे ही कबर्ड में बंद करके रखेंगे तो इट विल नॉट ग्रो ना। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? कान अकाउंट से इन्वेस्ट करना होगा। अब आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे उसको? तो यू विल इन्वेस्ट इन दी असेट्स ऑफ द बिजनेस, ओके। बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ओके। और you can also invest in the securities, okay, like share, debenture, bonds of some other company. So your money will grow, money will multiply, rather than keeping it only in the cupboard, okay, that will not grow. So it's better that you have to keep your money invested somewhere to make your money grow. So now in this chapter basically investment accounting AS 13 में हम लोग को बेसिकली है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इन सिक्योरिटीज, बेसिकली इन शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, वैसे वाले हैं। आर इन्वेस्टमेंट इज, आर टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ओके, एंड सो ऑन। तो अपना चैप्टर उससे रिलेटेड नहीं है, अपना चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो दो टाइप में होती है। वन इन विच द रिटर्न्स are fixed and one in which returns are not fixed. तो ऐसे दो पार्ट में अपना क्वेश्चन डिवाइड हुआ, या इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ एग्जाम में जो दो क्वेश्चन आएंगे इसमें दो क्वेश्चन, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्स में आते, ओके। उसमें ऑप्शन आता है कभी और करके, या कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे चैप्टर के साथ में और करके ये होता है। तो मतलब आप, ऐसा एक बार हुआ था कि स्टूडेंट्स ने दो इन्वेस्टमेंट के सम किए थे एक पेपर, मतलब एक फर्स्ट मेथड का एक सेकंड मेथड का, एंड नियरली 15 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आपको वैसे मिल जाते हैं ऑन दैट 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा। 20 मार्क्स का तो जनरली इंटरनल होता है, 75 80 जो भी है, ओके। सो अकॉर्डिंगली यू गेट दैट मच ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ। तो अभी ये क्या है? वन इन विच द रिटर्न्स आर फिक्स्ड एंड वन इन विच द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड। अब जो फिक्स्ड वाला कैटेगरी है, इसकी अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो इसमें आ जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड द बॉन्ड्स, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे सम्स में प्रेफरेंस शेयर में लिखा होता है 7.5% प्रेफरेंस शेयर, 8% डिबेंचर, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये 7.5, 8, 12 ये क्या है एग्जैक्टली? दिस आर नथिंग बट द रिटर्न्स व्हिच यू विल गेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब आपको बेचते ही वो लोग वो चीज़ पर कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी का इररिस्पेक्टिव क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, आप चिंता ना करो, आपको इस पे मिलेगा रिटर्न इतना। सो इन विच द रिटर्न्स आर फिक्स, अपने को पता है अपने को इतना रिटर्न्स मिलेगा, एंड इन बिटवीन इफ यू रिक्वायर फंड्स, आप इन बिटवीन उसको बीच में सेल भी कर सकते हो। ऐसे टाइप के भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मार्केट में जो वैल्यू चल रहा है उस पर बेच दो उसको, और जितना टाइम आप होल्ड करोगे उतने टाइप का आपको रिटर्न्स मिलेगा। जनरली ये डिबेंचर बॉन्ड्स में जो रिटर्न्स मिलता है, उस पे जो रिटर्न्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर पे जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो वो रिटर्न्स आपको मिलेगा जितना टाइम आप होल्ड करोगे, कंपनी आपको पे करेगी। तो ये उसके एक एग्जांपल है। तो ये एक टाइप का अपना क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है इन विच द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड। अब नॉट फिक्स्ड की कैटेगरी में एक ही एग्जांपल दिमाग में आता है, वो है इक्विटी शेयर्स। आपको पता होगा इक्विटी शेयर्स आर द फाइनल रिस्क बेरर। The rate of return and the date of return both are not fixed. कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ओके, कुछ भी पता नहीं। हो सकता है 2 साल तक कुछ नहीं मिला और 1 साल में 2 बार मिल गया, इंटरिम में मिल गया और फाइनल वाला भी मिल गया। लास्ट ईयर 5% मिला तो जरूरी नहीं ये साल कितना मिलेगा, 20% भी मिल सकता है, या कुछ नहीं भी मिल सकता है, या 1% भी मिल सकता है। That depends totally on the board of directors. They finally decide how much to give to the equity shareholders because they are the final risk bearers of the company. कंपनी को लॉस हुआ तो डेफिनेटली उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा रिस्की रहता है इक्विटी में पैसा लगाना। बट इक्विटी आर फ्रीली मूविंग शेयर्स, मतलब फ्रीली सेलेबल इन द मार्केट। आराम से आप इजीली बेच सकते हैं, जबकि इन सारे की कंडीशंस थोड़ी होती है। इक्विटी आप इजीली मार्केट में बेच सकते हो बिकॉज इक्विटी इज जनरली कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर ऑल्सो। इट्स जनरली टेकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो कोई भी आप जैसे मेरे जैसे कोई भी इक्विटी शेयर आराम से खरीद सकता है, बट इसमें थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो ये दो टाइप के बेसिक क्वेश्चंस है। इक्विटी में भी जो रिटर्न्स आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं,
ओके आज जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो ये वाले पे कर रहा हूँ, या पहले इनिशियली हम जो 5-6 क्वेश्चन करेंगे वो रिटर्न्स फिक्स्ड पे करेंगे, तो हम उस पे आज बात कर दें। इक्विटी पे जब करेंगे, जब उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट ये 2 टाइप के क्वेश्चन है अगर लार्जर स्केल पे हम बात करें तो। फाइन, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ओके, अब बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा, तो ये चैप्टर में आपको कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, आपको कोई बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसमें एक लेजर अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बनाओगे ना, तो मैं जनरली 12 कॉलम्स का बनाता हूँ। 12 कॉलम्स का आप अकाउंट बनाओगे। ओके, अभी 12 कॉलम्स में कौन से कॉलम आएंगे, तो ये अगर मैं डेबिट साइड की बात बोलूँ, सिमिलरली क्रेडिट साइड में वही कॉलम्स आएंगे। तो मैं डेबिट बना देता हूँ, तो 6 कॉलम इधर, 6 कॉलम उधर आते हैं। सो डेट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट का एक फॉर्मेट कॉलम बना देंगे। देन यू हैव नॉमिनल वैल्यू का कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम या डिविडेंड जो भी है, और कॉस्ट कॉलम। ठीक है, तो ये अपना डेबिट साइड हो गया। सिमिलरली क्रेडिट साइड में वही 6 कॉलम्स इधर भी आएंगे। वो तो मैं आपको जब थियरी भेजूंगा स्टूडेंट्स, उसमें पूरा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं खाली समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। 6 कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड एंड 6 कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, अभी जब भी इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, असेट हैव अ डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिया तो डेबिट साइड पर आएगा, असेट हैव अ डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, 4 एंट्री है, उसी पे पूरा चैप्टर है। क्या है 4 एंट्री? पहला इन्वेस्टमेंट परचेस, बोलेंगे आप मेरे को एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो इधर डेबिट साइड पर आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। खरीदा तो बेचेंगे भी, तो बेचेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा, रिवर्स। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा। मतलब सर परचेस करना है तो डेबिट में लिखना है, और सेल करना है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है, बराबर है। बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, पीएनएल के क्रेडिट साइड पर जाएगा। मतलब प्रॉफिट हुई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, और लॉस हुआ तो सर उल्टा, वेरी गुड, उल्टा ही आएगा, क्योंकि वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो लॉस होगा तो इधर रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे ना स्टूडेंट्स, तो कंपनी आपको क्या देगी, रिटर्न्स देगी, डिविडेंड देगी, इंटरेस्ट देगी, तो आपको मिल रहा है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वो इधर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिलेगा दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो बस ये 4 एंट्री आप याद कर लो, पूरा चैप्टर इसी में, परचेस, सेल, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट। परचेस की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, सेल की उल्टा कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। 4 एंट्री पे पूरा चैप्टर, वो सब मैं आपको थियोरी में दे दूंगा। अब बात आती है कि ये कॉलम्स में रिकॉर्ड क्या करना है। डेट में तो आपको पता है, जो डेट पे आप खरीदोगे वो डेट आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है, पर्टिकुलर्स में पोस्टिंग करनी है, जो भी लेजर पोस्टिंग, जो भी कैलकुलेशंस। यहाँ पर ये चैप्टर में जहाँ स्टूडेंट फंसते हैं ना, या उनको ऐसा लगता है कि चैप्टर में कोई एक जगह है यहाँ पर ध्यान देनी है, वो है कैलकुलेशन। तो ये एंट्री तो 4 ही है ना स्टूडेंट्स, वो तो याद हो जाएगी। ये उतना याद भी नहीं तो बाय हार्ट भी कर लेते कुछ लोग, कि ये परचेज आया इधर, ये जैसे मैंने लिख दिया, परचेज आया इधर, प्रॉफिट आया इधर, सेल इधर, लॉस इधर, इंटरेस्ट डिविडेंड इधर। ओके, सो ये खत्म हो गई बात। बट कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेटर है आपके पास यार। 11th-12 में आप बोलते थे तो मैं समझता था, चलो ओरली करना है, किसको टेबल नहीं आता है, किसको ये नहीं आता है। बट यार अभी तो कैलसी है, तो कैलसी चलाने तो आना चाहिए। ओके, कॉमर्स स्टूडेंट्स है यार, अपना पूरा आगे लाइफ पूरा इस पे चलने वाला है, कैलकुलेशन से। बट उसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको समझाऊंगा, आप उसको बराबर फॉलो कर देगा। तो जो भी वर्किंग नोट है, हमें सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4, नीचे उसका वर्किंग करेंगे। द पर्सन हु चेक्स योर पेपर कम्स टू नो के वर्किंग नोट 1 में इसको ये आंसर मिला है, वर्किंग नोट 2 में ये आंसर मिला है, 3 में ये मिला है, तो आपको इजीली उसको भी चेक करने में आसानी हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू कॉलम इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कॉलम। ओके, तो ये खाली इंफॉर्मेशन कॉलम है। यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू जितने का, जनरली एक डिबेंचर बॉन्ड 100 रुपये का होता है या 10 रुपये का होता है। ओके, तो वो जो उसकी नॉमिनल वैल्यू रहेगी, जितनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर कर आप इधर लिखोगे,
and this is an information column which is basically used to calculate interest and dividend. तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो ये वाले अमाउंट पे करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे करने का, हमेशा फेस वैल्यू पे करने का. ओके, बहुत बार फाइनल अकाउंट्स करते होगा आपने एडजस्टमेंट्स किया होगा, तो यू ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू. तो इट्स एन इंफॉर्मेशन कॉलम बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का कॉलम उसको बाद में बताता हूँ, पहले कॉस्ट कॉलम बताता हूँ. कॉस्ट कॉलम में एक्चुअली यू विल रिकॉर्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब खरीदोगे तो आप इधर लिखोगे जो भी आपका एक्चुअल प्राइस है, और आप बेचोगे तो ऑफ कोर्स आप इधर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे जो भी आपका नेट सेलिंग प्राइस है. अभी यहाँ पर खरीदते वक्त और बेचते वक्त एक चीज आपको याद रखनी है, इफ यू आर परचेजिंग एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस incurred at the time of purchase is to be added to the cost of investment. जैसे कि ब्रोकर के थ्रू खरीदा तो ब्रोकरेज दिया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कुछ पे किया, कुछ लीगल चार्जेस पे किया, तो वो ऐड करेंगे बिकॉज दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेसिकली वी कॉल दैट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ना. असेट खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है हम उसमें ऐड करते और उसका एक्चुअल वैल्यू लिखते. तो खरीदते वक्त वो सब ऐड कर एक्चुअल वैल्यू आपको इधर लिखना है. सिमिलरली बेचते वक्त आपको माइनस करके जो नेट सेलिंग प्राइस है, आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, वो आप कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे. आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर. तो खरीदते वक्त जो भी खर्चे ऐड करोगे और बेचते वक्त जो भी खर्चे माइनस करोगे, और फाइनल नेट प्राइस यू विल रिकॉर्ड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट कॉलम. अब बात आती है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की. जैसे मैंने आपको बोला, जितना टाइम आप होल्ड करोगे, ओके, तो कंपनी आपको क्या देगी, वो इंटरेस्ट डिविडेंड देगी. तो जब भी इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, इट्स एन इनकम, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, और जब भी आप पे करोगे तो डेबिट साइड पर आएगा. अब दिमाग में सर पे करोगे मतलब ये स्टूडेंट्स, आप भी तो किसी से खरीदोगे ना भाई. तो आप किसी से खरीदोगे तो उसने भी जितना मंथ होल्ड किया है उसको पता है कि कंपनी तो देगी, तो वो तो अभी आपको मिलेगा, आपको बेच रहा है तो वो उतने मंथ्स का खुद लेगा. मतलब वो बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में इंटरेस्ट और डिविडेंड भी आपसे लेगा. अभी जनरली क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट पे कंपनी जो इंटरेस्ट देती है ना, वो जनरली 6 मंथ्स बेसिस पे देती है. फिर कभी कभी वो साल में एक बार भी हो सकता है, या क्वार्टरली बेसिस पे 3 मंथ्स में भी होता है. बट स्टैंडर्ड 6 महीना है, मतलब हर 6 महीने के बाद कंपनी आपको इंटरेस्ट डिविडेंड देती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कंपनी 1 जुलाई को दे रही है और दूसरा दे रही है 31 दिसंबर. ठीक है, तो ये 2 बार कंपनी आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट डिविडेंड दे रही है साल में 2 बार. अभी से फॉर एग्जांपल आपने परचेज अगर सामने वाले बंदे से किया 1 अप्रैल को, ओके, 1/4 को खरीदा आपने, ओके, 1 अप्रैल को खरीदा, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे लास्ट मिला था दिसंबर में, मतलब जैन फेब मार्च 3 महीना मैंने होल्ड किया, अब कंपनी तो जुलाई में देगी, तो अभी तो मैं आपको बेच रहा हूँ, तो 3 महीना मेरा बनता है, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको उसको चुकाना पड़ेगा. और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कंपनी से जो आएगा वो आपको मिलना ही हो, क्योंकि इस पे तो फिक्स है रिटर्न्स. तो दैट यू पे, तो दैट इज योर एक्सपेंस, यू विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड हियर. सिमिलरली अगर आप सेल कर रहे हो 1 अप्रैल को, आपको 31 दिसंबर तक मिला था, तो आप बोलोगे भाई 3 महीना मैंने होल्ड किया, तो ला तू दे भाई मुझे, तो यू विल गेट दैट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. तो वो आपके किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट डिविडेंड वाले कॉलम में रिकॉर्ड होगा. सो खरीदते वक्त यू पे दैट इंटरेस्ट, और बेचते वक्त आपको मिलेगा. तो खरीदते वक्त इट्स एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, और बेचते वक्त इट्स एन इनकम ऑन द क्रेडिट साइड. अब ये कैलकुलेशन के लिए रूल क्या है, जरा ध्यान से सुनना, और ये मैं आपको थियरी में भी लिखा के दिया हूँ, वो आप बराबर देखना. इंटरेस्ट इज जनरली कैलकुलेटेड from the last date of interest dividend given by the company till the date of transaction. What I said? Till the last date of interest dividend received from the company till the date of transaction. मतलब आपको ये जो कैलकुलेशन कैसे करना है, लास्ट कब मिला था वो आपको देखना है. ये 2 डेट में से लास्ट कौन सी डेट है, मतलब ये 1 अप्रैल है, तो लास्ट ऑफकोर्स कभी मिला होगा, पिछले साल के दिसंबर. तो फिर वहां से आपको कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आपको वैसे रिकॉर्ड करना है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ गड़बड़ होती है, तो याद रखना, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. जितना पीरियड रहेगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा. और परसेंटेज तो नाम में ही दिया होता है ना, मैंने आपको बोला 8%, 10%, 12%, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. तो वो जो भी रेट रहेगा और जितना मंथ्स रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट ऑन दी
nominal value. As I told you, it's an information column used to calculate interest and dividend. तो आई होप सो आपको लेजर अकाउंट समझ में आ गया. 6 कॉलम इधर, 6 कॉलम इधर. परचेज प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट पेड रहेगा तो इधर आएगा, और सेल लॉस और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड रहेगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा. वही 4 एंट्री है जिसको अपने को ध्यान में रखना है और उसी पे पोस्टिंग चलेगी. आई होप सो दिस मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. क्लियर है? फॉलोड? तो नेक्स्ट वाला पार्ट अभी देखें हम लोग एग्जैक्टली क्या है. सो ये सब थियोरी में मैंने दिया हूँ, अब एक बार अच्छी तरीके से उसको रीड कर लो. योर डाउट्स विल बी क्लियर, एंड एनी मोर डाउट्स वी आर ऑलवेज देयर इन द लाइव सेशंस. ओके, इन द डाउट सॉल्विंग सेशन यू कैन आस्क अस.